तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आज उसी का हम प्रूफ देखेंगे और देखेंगे कि ये फोकल लेंथ कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए अच्छा एक चीज़ इसमें और एक ख़ास ये भी है कि ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। दोनों केसेस में ये सेम होती है। तो हम एग्जांपल ले लेंगे समझने के लिए, प्रूफ करने के लिए कॉनकेव मिरर का, और देखते हैं कि किस तरह से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारी हमेशा की तरह प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हमारा कौन सा मिरर हुआ? अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस टाइप के मिरर को हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर का। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम पहले ये पॉइंट आउट करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सरफेस होती है, इस सरफेस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब इस सरफेस का जो टेंजेंशियल प्लेन है, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिगर में फिर घिच पिच हो जाएगा। टेंजेंशियल प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वो हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा मान लेते हैं कि ये आया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस पूरे स्फेयर का सेंटर कौन सा हुआ? ये वाला पार्ट। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ये, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे? मान लीजिए इस सर्कल को आप पूरा कंप्लीट करते हैं और ये सेंटर है, तो ये पॉइंट और ये पोल ये क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है? आर। ये डिस्टेंस हो गई हमारी आर। अब फोकल लेंथ या फोकस यहां पर होगा, इसका हाफ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ रे किस तरह से हो रहा है। हम मानते हैं कि ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं जो कि रिफ्लेक्ट होंगी कॉनकेव मिरर से। तो ये मान ले आप कि ये हमारी वो रे है जो इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी रे जो इन्फिनिटी से आ रही होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है? बताइए। ये मैंने बताया है, कई बार बताया है। बेसिक रूल्स में मैंने ये बात बताई थी कि जो भी रेज इन्फिनिटी से आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती हैं? वो पास करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से। ठीक है, थोड़ी सी लाइन गड़बड़ बन गई है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हो गई हमारी लाइन जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रही है। अच्छा, तो इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। मान लेते हैं यहां पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा। तो ये क्या होगा? ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट रे I1 है, ये रिफ्लेक्टेड रे
R1 है। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कौन सा होता है? याद करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा। तो यहां पर भी एंगल होगा थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे समझते हैं क्या हो रहा है यहां पे। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये वाला, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? इसकी फिगर हम ऊपर बनाते हैं। ये रह गई I1 स्ट्राइक करके ऐसे आई, ठीक है, स्ट्राइक करके ये रे ऐसे आ गई, और ये बीच में हमारी क्या है? नॉर्मल है, और ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होना चाहिए। क्यों? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पे। मैथमेटिकल अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो यहाँ से हमको ये मालूम चलता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल भी होगा। तो ये हमारा एंगल क्या हो गया? थीटा। अच्छा, ये सब कहानी हम कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। हमको क्या करना है? हमको निकालना है ये वाला डिस्टेंस FP। मान ले ये डिस्टेंस हम कि ये x है, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन F एंड P। ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, जो कि है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? फोकल लेंथ होगी F इज इक्वल टू R माइनस एक्स। भाई R में से x हटा देंगे तो ये पोर्शन मिल जाएगा, यही हमको निकालना है। R हमको मालूम है कि R है, x की वैल्यू हमको R की टर्म्स में निकालनी होगी। तो ये जो हम ट्राइंगल वगैरह बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि ये वैल्यू ऑफ x जो है वो R की टर्म से हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अब ये वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। अब वो क्या होगी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर क्यों डाला? कंसीडर करते हैं ये वाला ट्राइंगल C, इसका नाम दे देते हैं हम O, COF, COF, ठीक हो गया। तो ये ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ करते हैं एक बार। ये C है, ये F है, और ये O हो गया। ये ट्राइंगल उल्टा है, यहां पे इसको हमने सीधा कर दिया। ये F पॉइंट नीचे था, ये यहां पर F पॉइंट ऊपर आ गया, C और O, ठीक हो गया। अब इसके दो एंगल्स क्या हैं? ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। हम ये बात जानते हैं कि किसी ट्राइंगल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? वो ट्राइंगल कहलाता है आइसोसेलेस। स्पेलिंग सही है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। पता नहीं स्पेलिंग सही है नहीं है, ये आप चेक कर लेना। जो ट्राइंगल जिसमें अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ऊपर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है वो इस लाइन को बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में इस साइड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक हो गया। अब ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये जो हमारा ट्राइंगल है CFO, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी अपोजिट्स जो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, और ऊपर से जो परपेंडिकुलर हमने डाला, मान लीजिए इसने M पर यहां
बाइसेक्ट किया है, तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। अच्छा, अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ये CO की क्या डिस्टेंस है, ये C और O ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, आप देखिए C सेंटर ऑफ सर्किल है और ये O पॉइंट, अगर हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं जो कि लाइन ज्वाइन हो ही रखी है, ये डैश वाली लाइन, तो ये डिस्टेंस भी हम देख रहे हैं कि ये R के बराबर है, रेडियस के बराबर। अब ये लाइन क्या है हमारी, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, तो इसका हाफ, क्योंकि इसका हाफ कितना होगा फिर, इस पूरी रेडियस का हाफ, क्योंकि इस परपेंडिकुलर ने इस पूरी लाइन को बाइसेक्ट किया है, तो इसका हाफ क्या होगा, R/2, और ये वाला पोर्शन R/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात कि ये R/2 कैसे हुआ भाई, इस ट्राइंगल को इस लाइन ने क्या करा, इस परपेंडिकुलर ने इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। ये लाइन की डायमेंशन क्या थी, R, बाइसेक्ट करने के बाद लाइन की डायमेंशन क्या बन जाएगी, R/2। अब R/2 जो डायमेंशन बनी है ये इस ट्राइंगल का एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ इस ट्राइंगल की, बात करेंगे सिर्फ इस ट्राइंगल की, इसको बनाएंगे। तो ये ट्राइंगल क्या बना, CFM, इन ट्राइंगल CFM। CFM की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है। ये साइड हमारी R/2 है और ये साइड हमारी X है। अब अगर cos थीटा हम निकालें तो कितना होता है, cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos थीटा ये है, cos थीटा इस ट्राइंगल में एंगल ये है, हम ले रहे हैं cos थीटा, तो इसमें बेस कितना होगा, बेस होगा R/2 अपॉन H कितना होगा, ये है हाइपोटेन्यूज। सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये है X, ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम H की जगह क्या रख सकते हैं, X। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई R/2 अपॉन X। इसको और आसानी से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन 2X। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब R अपॉन 2X को हम और मैनिपुलेट कैसे करेंगे भाई, हमको फाइनली X की वैल्यू निकालनी है, तो X बराबर कितना होगा, X बराबर हो जाएगा R अपॉन 2 cos थीटा, ठीक हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं R अपॉन 2 sec थीटा। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। एक बार आप इसको देख लें, पॉज करके नोट कर लें, तब तक हम आगे के लिए बोर्ड साफ कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R माइनस R/2 sec थीटा। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है F इज इक्वल टू R/2। तो अब इस रिलेशन का क्या होगा, R/2 sec थीटा का क्या होगा, इसका ये बनेगा कि हम जानते हैं कि 90% केस में हम जो मिरर कंसीडर कर रहे होते हैं वो मिरर बहुत स्मॉल अपर्चर का होता है। ये बात मैंने बहुत शुरुआत के लेक्चर्स में आपको बताई थी कि हम न्यूमेरिकल्स में या जनरली वही मिरर कंसीडर करते हैं जिनका अपर्चर बहुत छोटा होता है, यानी
जिनका ओपनिंग एरिया बहुत स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अपर्चर का होता है, या यूं कह ले कि कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। तो स्मॉल अपर्चर की अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत करीब होंगी, बहुत नज़दीक होंगी, क्योंकि हम ये सारे जो केस कंसीडर करते हैं उसमें कंसीडर करते हैं कि जो रेज आ रही हैं वो क्या है, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज़्यादा नज़दीक हों। और जाहिर सी बात है कि अगर अपर्चर हमारा छोटा है तो जो रेज आ रही है इन्फिनिटी से वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होंगी, बहुत नज़दीक होंगी। तो अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पैरेक्सियल रेज हैं, तो ये पैरेक्सियल रेज जितनी ज़्यादा नज़दीक होंगी वो जब रिफ्लेक्शन के बाद कट करेंगी फोकस को, तो ये जो एंगल बना है, जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये एंगल बहुत स्मॉल एंगल होगा, बहुत छोटा सा एंगल बनेगा। और जब ये एंगल छोटा बनेगा, बहुत स्मॉल एंगल बनेगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि थीटा वो टेंड्स टू 0 होगा। यानी एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा एंगल है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो एंगल थीटा है ये बहुत छोटा बन रहा है और नज़दीक है कि ये बहुत छोटा, यानी 0 डिग्री के नज़दीक जाकर के बने, थीटा टेंड्स टू 0। अगर हमारा थीटा टेंड्स टू 0 है तो कॉस थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी ये थीटा 0 के बिल्कुल करीब है, तो कॉस थीटा की जगह हम कॉस 0 लिख सकते हैं। और कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह से सेक 0 की वैल्यू भी होगी 1। तो जब पैरेक्सियल रेज का केस है और सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 के नज़दीक आ रही है या तकरीबन 1 आ रही है, तो क्या बनेगा आगे जाके, तो ये बन जाएगा r माइनस r बाय 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये कहानी समझ में आ रही होगी आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। यानी r माइनस r बाय 2 हो जाएगा और फाइनली आंसर विल बी r बाय 2। ये हो गया हमारा प्रूफ। कौन सा प्रूफ, जिसकी हमने बात करी थी शुरुआत में कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, एक बार इसको गौर फरमा लें, देख लें कहाँ पर क्या कहानी हो रही है, कहाँ पर रेज आई, क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके फोकस पर कट करा, हमने ये नॉर्मल डाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, उसके बाद फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, यही ये एंगल भी थीटा होगा, फिर हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, एक परपेंडिकुलर डाला, पता नहीं क्या क्या कहानी करी। आप सोचेंगे ये सब क्या हो रहा है, कैसे पास कर पाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, इतनी मुश्किल कहानी। मुश्किल नहीं है, समझने का फेर है, समझ का फेर है। अगर इसको आसान तरीके से समझेंगे और सुकून से इत्मीनान से बैठेंगे, नोट्स बना बना करके इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इन रेस के बारे में, तो ये कहानी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करने के लिए आता है तो धड़ाक से एकदम प्रूफ कर देंगे हम। बोर्ड एग्ज़ाम तक प्रूफ आ सकता है, उसके बाद तो इसकी हमको ये रिलेशन सिर्फ याद करना होगा, बल्कि याद भी क्या करना होगा, बस जहन में रखना होगा कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर ना बनाएं, छोटे लेक्चर बनाएं। छोटे लेक्चर से यह है कि कॉन्फिडेंस बना रहता है और चीज़ों को हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे, करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे चल के इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारी कहानी और है आगे पड़ी हुई। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में।